शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक नाम मिलता है समीकरण। इस समीकरण के बारे में आपको अच्छे से जानना है, ये समीकरण कैसे होते हैं। समीकरण का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी समीकरण मिला हो, समीकरण का मतलब ये है कि इसमें आपको जो भी चर राशियां दे रखी हैं उसमें उस चर राशि का मान ज्ञात करना होता है। अब ये चर राशियां कैसे होती हैं, तो ये चर राशियां आपके एक समीकरण में दो हो सकती हैं, दो चरों का समीकरण हो, इधर दो चरों का समीकरण। एक आपके पास में एक ही चर हो, एक चर का। अब एक चर का जो समीकरण होगा वो आपके सिलेबस में दे रखा है द्विघात समीकरण, यानी एक चर का द्विघात समीकरण। तो एक तरफ तो हम लिख के चलेंगे दो चरों का समीकरण, और दो चरों का समीकरण है वो आपके सिलेबस में कैसा है, रेखिक समीकरण है। अब ये इन दोनों बातों को एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करेंगे कि यहाँ पे द्विघात द्विघात समीकरण और एक आपके पास में है रेखिक समीकरण। इन दो द्विघात और रेखिक समीकरण का मतलब ये है कि रेखिक का मतलब ये है कि जितने भी आपको चर दे रखे हो, चाहे एक चर का हो, दो चर का हो, पांच चर का हो, सभी की जो अधिकतम घात है उस समीकरण में वो केवल एक रहनी चाहिए। जबकि द्विघात समीकरण का मतलब ये है कि उस समीकरण में अधिकतम घात दो ही होनी चाहिए। दो से ज्यादा है, जैसे तीन है तो उसको त्रिघात समीकरण बोलते हैं। और यदि किसी भी चर की अधिकतम घात उस समीकरण में केवल एक है तो उसको रेखिक समीकरण बोलते हैं। और यदि अधिकतम घात दो है तो उसको द्विघात समीकरण। इधर लिखा है हमने एक चर का, इधर लिखा है दो चर का। चर का मतलब ये है कि आपके पास में राशियां दो होती हैं, एक तो चर राशि, एक अचर राशि। चर राशि का मान जहां पे स्थिति के अनुसार प्रत्येक क्वेश्चन में आपके पास में अलग अलग आए, यानी बदलता रहता है। अचर राशि का मान होता है वो स्थायी रहता है। जो भी आपकी गणित वगैरह है वो सारी की सारी कैसी है, अचर राशियां हैं। जबकि ये एक्स वाई जेड जो प्रतीक अपन लिखते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, चर राशियां हैं। तो दो चरों का रेखिक समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण, ये आपकी तीन की प्रश्नावली है। एक चर का द्विघात समीकरण आपकी चार की प्रश्नावली है। हम जो मूल कंटेंट है ये यहाँ पे द्विघात समीकरण का लेंगे वो चार की प्रश्नावली का है। जबकि आपके दो की प्रश्नावली में भी एक चर का द्विघात समीकरण दे रखा है। उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन इनको आप पहले मूल रूप से देखें। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर करके एक साथ में दोनों प्रश्नावलियों का रिवाइज करेंगे और पूरी की पूरी बातें यहाँ पे नोट करेंगे, आपके समझ में आ जाएंगी सारी की सारी। सबसे पहले देखो, दो चरों का रेखीय समीकरण बनता कैसे है, तो इसका आदर्श रूप लिखते हैं। नंबर वन पॉइंट, आदर्श समीकरण। यानी कि आदर्श समीकरण का इधर लिखने का मतलब ये हुआ कि दो चरों का जो रैखिक समीकरण है उसको हम किस रूप में लिखते हैं। यानी जितने भी समीकरण बनते हैं उनका एक कॉमन फॉर्मूला क्या बनता है। तो दो चर हैं तो चर कितने आने चाहिए, दो आने चाहिए, यानी एक एक्स और एक वाई। इसके अलावा इनके साथ में दो चर आ गए, अब तीसरा कोई चर नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो तीन चरों का रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो तीसरा पद क्या हो सकता है, तो वो अचर पद रहेगा। आपका कौन रहेगा, अचर पद। एक बार मैं इधर थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, अचर पद। अब इनके सभी अचर पद कौन है, एक। अचर पद कौन है, एक। एक मान लेते हैं, यानी कि कोई भी संख्या यदि आएगी तो वो एक से गुणा ही होगी। अचर पद को क्या मान लिया, एक। दो चर हो गए एक्स और वाई। अब इनके कोई ना कोई आपको गुणांक मिलेंगे। गुणांक का मतलब ये एक्स जिससे गुणा होगा वो एक्स का गुणांक, वाई जिससे गुणा होगा वो वाई का गुणांक। एक से गुणांक जो संख्या गुणा होगी वो अचर पद का गुणांक या एक का गुणांक होगा। तो दो एक्स, एक्स क्या है, यदि गुणांक की बात करें तो ए मान लें, बी का गुणांक वाई, सी का गुणांक सी, गुणा सी हो गया, या वन सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस लिख देते हैं, बराबर में इन सभी का पूरा मान कितना हो, जीरो। ये आदर्श समीकरण है, दो चरों का रेखिक समीकरण। यहाँ पे दोनों में प्लस ही क्यों लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यदि ये मान माइनस में आता है तो फिर y का हम गुणांक बता देंगे कि माइनस इतना है, जितना भी हो। जैसे मान लो कि b का मान यहाँ पे -7y दे रखा है, तो फिर y का गुणांक कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि -2x दे रखा है तो x का गुणांक -2 हो जाएगा। लेकिन बात ध्यान में क्या रखनी है कि आपको सारे के सारे मान एक तरफ रखने हैं, जीरो के बराबर के, और एक तरफ रखना है जीरो। यानी कि आगे पूरा मान बराबर में जीरो होगा तभी इन चरों का
मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ए बी सी कौन है, तो ये गुणांक हैं, वास्तविक प्राकृत संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये x का गुणक a है, ये b है जो y का गुणक, एक c है वो 1 का गुणक या अचर पद का गुणक। या फिर आप सीधा सीधा हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे हमें जो भी अचर पद मान मिलेगा वो क्या कौन रहेगा, c रहेगा। इधर एक चर का द्विघात समीकरण का आदर्श समीकरण लिखते हैं। पहला पॉइंट, इसमें भी आदर्श समीकरण, इसमें भी आदर्श समीकरण लिखा है। ये आदर्श समीकरण है, किसका लिखते हैं, द्विघात समीकरण का, कि द्विघात समीकरण को किस रूप में लिखा जाता है। तो द्विघात में सबसे बड़ी अधिकतम घात 2, यानी कि यदि हम चर राशि x मान लें, हो सकता है आपको x के अलावा यहाँ पे और कोई भी चर मिला हो, लेकिन एक x को यदि मान लें तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम घात 2 होगी, तभी ये द्विघात समीकरण बनेगा। और x की पावर 2 होने के साथ में आपको x की पावर 1 भी मिल सकती है, ये भी एक संभव है, तो ये जुड़ा हो। और इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला आपको, 1 मिला, या फिर इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। हमेशा किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो, यानी कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो, तो उसका मान सदैव 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1, जबकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका मान 0। किसी भी, अच्छा भाग में दोनों में अलग अलग कंडीशन रहती है, या तो 0 में किसी संख्या का भाग दें तो मान कितना होगा, और किसी संख्या में 0 का भाग दें तो उसका मान कितना होगा। तो 0 में यदि किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान 0 होता है, जबकि किसी संख्या में 0 का यदि आप भाग देते हैं तो उसका मान अनंत होता है। यहाँ पे x की पावर 0 हो गई, इनके गुणांक भी लिख देते हैं, a b और c, ये हो गया c, इन सभी के वो प्लस लगा देंगे, पूरा मान कितना होना चाहिए, 0। अब देखो दोनों में कॉमन चीज देखो, यहाँ पे 2 चर थे, एक्स वाई लिखा, तीसरा अचर पद, यहाँ पे एक ही चर था लेकिन घात अधिकतम कितनी आनी चाहिए, 2, तो इसलिए एक्स स्क्वायर और x, ये तीसरा आपका अचर पद बराबर में 0, इधर भी बराबर में 0। यदि आप बराबर में 0 नहीं लिखते हैं तो इनका मान नहीं निकाल पाएंगे। यदि आपको ये k नजर आ रहा है तो इसको मैं हटा के सही ढंग से लिख देता हूँ c, यानी 1c हो गया, 1 गुणा c। इसी प्रकार से ये है 1c, अच्छा 1 गुणा c, ये c का मान हो गया तीसरा। आदर्श समीकरण लिख दिया। अब बात करते हैं, तो यदि यहाँ पे इस समीकरण से बात की जाए, यहाँ पे हमें मान निकालने क्या है, क्या क्यों लिखा है, और इन समीकरण से मान करना क्या है। तो ये जो 2 चर दे रखे हैं x और y, इनके मान निकालने हैं, इससे इन समीकरण से x और y के मान निकालने इस समीकरण से। और इनके मान निकालने के लिए यहाँ पे 2 चर हैं, यदि आपको एक ही समीकरण दिया है, कितना, यदि एक ही समीकरण दिया है तब तो आप मान तब निकाल सकते हैं जब इन दोनों चरों में से एक चर का मान आपको दिया गया हो। यदि या तो y का मान दे या x का दें, यानी y का दें तो x का ज्ञात कर सकते हैं, x का दें तो y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये कब की बात है, जब आपको पास में एक ही समीकरण हो। यदि दोनों चरों का मान नहीं दिया गया है और फिर दोनों चरों का मान यदि ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको 2 रैखिक समीकरण यहाँ पे मिलेंगे। कितने समीकरण मिलेंगे, 2, यानी कि 2 समीकरण। दूसरा हम और लिख देते हैं, जैसे ही अभी दोनों को क्रम से अलग से लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर में 0, ये एक समीकरण लिखा है, इसके आगे लगा देते हैं पहला समीकरण। दूसरा समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब आपको कंफ्यूज होगी कि यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ c है, यहाँ c, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, तो इनमें अंतर डाल देते हैं। जैसे ये पहला समीकरण था तो इनके जो गुणांक है उन सब के क्या लगा दें, एक एक लगा दें, ये a1 हो गया, b1 और ये c1 का। अब देखो ये सारे मान अलग हो गए। अब दूसरा समीकरण है तो इनके सबके 2 लगा दें गुणांकों के, a2 b2 और ये c2, कोई दिक्कत कोई नहीं। सबसे पहले जो हमारा आदर्श समीकरण था उसी के ही हमने 2 समीकरण लिखे, दोनों समीकरणों में पहले समीकरण के लिए सबके गुणांक की गुणा में लगा दिए 1 1,
और दूसरे समीकरण के दो दो, यानी पहले समीकरण का जो मान x का गुणांक होगा वो किसका मान होगा a1 का, दूसरे पहले समीकरण में y का गुणांक b1, अचर पद हो गया c1, दूसरा समीकरण दे रखा है उसमें x का गुणांक हो गया a2, y का गुणांक हो गया b2 और c2 कौन होगा, अचर पद होगा। लेकिन आपको ये a b c लिखे हैं, इधर भी a b c लिखे हैं, यहीं पे आके आपको जब एक प्रश्नावली पढ़ते हैं तब आपको कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन जब दोनों प्रश्नावलियां एक साथ पढ़ लेते हैं उसके बाद में जब सवाल को देखते हैं तब आप एपीएससी में बहुत सारी कंफ्यूज होते हैं कि वहां पे भी एबीसी आया, यहाँ पे भी एबीसी, कौन से वाला कौन सा। आपको इस प्रकार से पढ़िए दोनों को बराबर करके, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। एबीसी उधर भी है, एबीसी इधर भी है, लेकिन इधर समीकरण आपके पास में दो हैं, इधर समीकरण केवल एक है। कितना है, एक समीकरण, एक समीकरण से ही अक्ष के मान निकालेंगे क्योंकि उधर एक ही चर है इसलिए एक ही समीकरण से मान निकल जाएंगे, लेकिन इधर दो चर हैं इसलिए आपके दो समीकरणों की आवश्यकता है। अब यहाँ पे देखो a1 है a2 है, यानी a की जो गुणांक था ना a, वो दो बार मिल गया हुआ और दो बार मिला है इसलिए इनका क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो इनसे हम क्या प्राप्त करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो मान प्राप्त करने हैं वो लिखने हैं। तो इधर से तो अब a1 का a2 b1 b2 c1 और c2 इन सभी के सारे के मान क्या कर लो, लिख लो, किससे, समीकरण से सारे के मान लिख लेंगे, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे x का गुणांक a1, क्वेश्चन में आपके 7x हो, 7x प्लस 6y हो, तो a1 का मान कितना हो गया 7, b1 का मान कितना हो गया 6, अचर पद यहाँ पे यदि 8 है तो 8 आ जाएगा c1 का मान, यदि प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। ये आपको सीधा सीधा और आगे उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण करके करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इधर तो आपको केवल a1 2 वाली तो बात ही नहीं है क्योंकि एक बार ही है, तो इसलिए a का मान लिख देंगे, b का मान और c का मान, यानी ये तीनों मान हम यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। जो अक्ष स्क्वायर का गुणांक a का मान, अक्ष का गुणांक b का मान, तीसरा अचर पद लिखा है वो c का मान हो जाएगा। इतना तो आराम से कर सकते हैं, दोनों में जो मिला है उसको लिख दिए जो गुणांक थे। अब दो समीकरण थे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, एक ही समीकरण है तो a b c हो गई, कोई कंफ्यूज नहीं। अब आगे इसमें लिखते हैं दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इस पॉइंट को आराम से अच्छे से साथ साथ में नोट कर लेना है और आगे की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट डालते हैं, इधर देखें। अब ये जो एबीसी है इनका करना क्या है, तो हमारे पास में a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जो 6 मान थे दो समीकरणों में, इन सभी मानों को का क्या निकाल दें, अनुपात, और अनुपात निकालने के लिए इस प्रकार से इनके भाग लगा दें, यानी a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2, यानी a1 बट्टा a2 का मान निकाल देंगे, b1 बट्टा b2 का, c1 बट्टा c2 का, और इनका हमें क्या करना है, अनुपात चेक करना है, यानी इन दोनों का मान इस दोनों मान के बराबर, इन दोनों के मान के बराबर है या नहीं है। फिर यदि ये बराबर हैं तो क्या कंडीशन होगी, बराबर नहीं है तो फिर इनको भी चेक करेंगे कि इनका मान इनके बराबर है या नहीं, तो ये वाली बात स्थिति बन जाएगी। जबकि उधर की बात बाद में करते हैं, पहले इधर का देखो, ये क्या है, दूसरा काम हो गया, दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, और इनसे हमें क्या बात प्राप्त होगी तो उसके लिए आगे देखते हैं, यानी कि पहला पॉइंट लगा देते हैं दूसरे में पहला पॉइंट, और दूसरे में पहला पॉइंट हमारे पास में क्या आ गया, a1 बट्टा a2 का मान जो यहां से निकाला, b1 बट्टा b2 का मान जो निकाला, ये b1 बट्टा b2, यदि इनका मान बराबर नहीं आता है, इन दोनों का मान क्या है, बराबर नहीं आता है, पहली बात ये लिखी है हमने, इन दोनों का जो अनुपात है ये बराबर नहीं आता है। यदि ये मान बराबर नहीं है तो अब इनको तो चेक करना ही नहीं, c1 बटा c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है।
अब देखो इनसे हम इनके बारे में क्या बता सकते हैं कि ये जो दो चरों के दो समीकरण थे हमारे पास में, दो चरों के, उनके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है इसी से। तो देखो हमारे पास में इससे से एक जानकारी तो ये मिलती है कि यदि ये दोनों मान बराबर नहीं होते हैं तो इन जो दोनों समीकरणों से x और y के मान निकाल रहे थे उनका हल है केवल अद्वितीय होगा, यानी एक ही हल होगा और कोई दूसरा हल नहीं होगा। तो पहली बात तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है तो फिर इसका लिए लिखेंगे कि इन समीकरणों से हमें अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा हल नहीं, एक ही हल मिलेगा, एक हल मिलेगा, हल तो मिलेगा, एक ही हल है x और y के, इसके अलावा उनके कोई और हल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हल प्राप्त हो रहा है तो फिर ये दोनों समीकरण है वो कैसे होंगे, तो ये दोनों समीकरण संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत, संगत समीकरण। किससे कैसे होगी, हल मिल रहा है, हल मिल रहा है तो समीकरण कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, संगत है तभी इनसे हल प्राप्त हो रहा है। दूसरी ये तो बात होगी बीजगणितीय रूप से मान निकालने की, कि बीजगणितीय हल हमने निकाला वो हमें मिल गया, इससे समीकरण हो गए, संगत हो गए। लेकिन यदि क्या इन दोनों समीकरणों से दो रेखाएं खींचे, ग्राफी निरूपण करें, तो ग्राफी निरूपण यदि करते हैं दोनों से, आप दो रेखाएं खींचते हैं दोनों समीकरणों से, एक समीकरण से एक रेखा, दूसरे समीकरण से दो दूसरी रेखा, तो वो जो दोनों रेखाएं हैं वो रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक बिंदु पे काटेंगे और जिस बिंदु पे काटेंगे उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे x और y के, वही इन x और y के मान होंगे। और प्रतिच्छेदी रेखा सिर्फ एक बिंदु पे काटती है, इसलिए x और y के मान एक ही होंगे, इस उसके अलावा अन्य कहीं नहीं काटती, अलग मान नहीं होंगे। इसलिए इनका हल कितना, अद्वितीय। अद्वितीय हल तो इनसे जो रेखाएं हम खींचेंगे, ग्राफी निरूपण करेंगे, तो वो रेखाएं कैसी बनेंगी, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ग्राफी निरूपण के द्वारा दोनों चरों से दोनों समीकरणों से जो दो रेखाएं खींचेंगे वो दोनों रेखाएं कैसी बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। हल क्या कितना होगा, एक ही हल होगा। समीकरण कैसे हो गए, संगत समीकरण हो गए। इधर हमने अनुपात निकाला, इधर की बात देखें तो इन एबीसी का क्या करना है, तो इनके लिए आपको एक काम करना है, एक सूत्र लिखना है b² - 4ac। क्या लिखना है, b² - 4ac। और इन b² - 4ac में इन सभी के मान रख देना है। b² में b का मान रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, उसमें से क्या घटाएंगे, 4 गुणा a का मान गुणा c का मान। छोटा सा सूत्र, b² - 4ac, b का मान रख के उसका स्क्वायर कर देंगे, उसमें से क्या घटा देंगे, 4 को गुणा कर देंगे a से और c से, ये जो मान आएगा उसको b² से घटा देंगे। जैसे यहाँ पे ये हमने अनुपात निकाला था, यहाँ पे क्या करना है, b² - 4ac, यानी ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इधर का भी इधर का, दोनों में समानता लेके चलनी है, फिर देखते हैं। अब देखो इधर क्या होता है, यानी एक ही हल है, इनसे के बारे में जानकारी दी, संगत समीकरण बने, ग्राफी निरूपण में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। इस b² - 4ac निकालिए, इससे हम क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे भी तीन जानकारियां दे सकते हैं। और उसमें पहली जानकारी लिखते हैं कि b² का मान, b² - 4ac का जो मान हमने निकाला है वो किसके बराबर हो, 0 के। किसके बराबर हो, 0 के। यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो ये जो द्विघात समीकरण है हमारा, जिसके लिए b² - 4ac हमने निकाला है और उसका मान यदि 0 आया है, तो इसके वास्तविक मूल होंगे कितने, कैसे मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। यानी इससे जानकारी हम क्या दे सकते हैं, मूलों की प्रकृति। क्या बता रहे हैं, मूलों की प्रकृति या मूलों का अस्तित्व है, कि मूल के अस्तित्व हैं या नहीं, और यदि अस्तित्व है तो उनकी प्रकृति कैसी है, कैसे होंगी, तो ये मूलों की प्रकृति हम बता रहे हैं। तो कैसे होगी, यदि b² - 4ac का मान 0 है तो इसके वास्तविक तो मूल होंगे,
कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल निकलेंगे। और जो मूल निकलेंगे आपको पता है द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। यानी x के कितने मान आएंगे? 2 आएंगे। यदि ये मान 0 है तो वास्तविक तो होंगे। जो दोनों हल हैं, जो दोनों मूल हैं जिनको हम निकालना है, वो दोनों कैसे होंगे? तो वो समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे। ये लिखा हमने समान, यानी कि वास्तविक मूल होंगे और दोनों ही कैसे होंगे? समान होंगे। क्लियर बात? पहला पॉइंट आदर्श समीकरण का था। आदर्श समीकरण का हमने करके कैसे लिखते हैं और उससे किसका मान? एबीसी का मान ज्ञात करते हैं। इधर 2 समीकरण थे, दोनों का अनुपात निकालना है। इधर एक ही समीकरण था, इसलिए अनुपात तो निकलेगा नहीं, तो फिर क्या लिख दें? बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिख दें। इससे क्या जानकारी दे देंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4 AC का मान 0 है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और दोनों मूल कैसे होंगे? समान होंगे। जबकि इधर अनुपात जो निकाला था वो अनुपात की भी 3 प्रकार की स्थितियां बनती हैं और तीनों में पहली स्थिति हमने क्या देखी? A1 बट्टा A2 का मान किसके बराबर नहीं है? B1 बट्टा B2 के। तो फिर कैसी कंडीशन बनेगी? अद्वितीय हल होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, समीकरण कैसे हो जाएंगे? संगत समीकरण होंगे। ये संगत और असंगत आपको 2 नाम आएंगे। दोनों में अंतर यही है, जिनके हल ज्ञात हो रहे हैं वो तो संगत हैं और जिनके हल ज्ञात नहीं होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला दूसरा पॉइंट देखते हैं। दोनों में आपको सारी बातें ये साथ साथ में लिख लेनी है और एक पेज में इसी प्रकार से आप दोनों को डिवाइड करके बराबर रूप से लिखिए। उसके बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो समान तरीके से देखिए। दूसरा जो पॉइंट चल रहा था इसमें हमने अनुपात निकाल लिया था एबीसी का, और इस अनुपात में आपको पहला पॉइंट देख लिया था A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 का मान क्या हो? बराबर नहीं हो। अब बात करें कि यदि ये मान बराबर हो, पहले वाले में तो देखा था कि ये बराबर नहीं था, अब क्या हो? ये बराबर हो। तो फिर क्या करना है? यदि बराबर होगा तो आगे हमारे पास में एक C1 बट्टा C2 और बचा हुआ है, इसको चेक करते हैं। अब पहले की बात क्या कर दें कि ये मान भी इसके क्या हो? बराबर हो, यानी तीनों ही अनुपात क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है। अब यदि ये तीनों बराबर होंगे तो फिर क्या होगा? तो इनके हल तो निकलेंगे। क्या करेंगे? हल निकल जाएंगे। और हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे, क्योंकि तीनों ही मान कितने हैं? बराबर है। तीनों ही अनुपात बराबर है, इसलिए अनंत हल निकलते हैं। तो इसके बारे में लाइन जो पहले लिखी थी उसमें तो क्या लिख देंगे? हल कितने लिख देंगे? अनंत हल। दूसरा पॉइंट, समीकरण कैसे होंगे? तो हमने क्या बात की थी कि जिनके हल निकल रहे हैं, चाहे एक निकले चाहे अनंत निकले, हल तो निकल रहे हैं, हल निकल रहे हैं, तो समीकरण कैसे होंगे? संगत होंगे। हल कैसे होंगे? समीकरण कैसे होंगे? संगत होंगे। ये लिखा संगत समीकरण। तीसरा पॉइंट इसमें क्या था कि ग्राफ ये निरूपण करें तो वो रेखाएं कैसी होंगी? तो आपको पता है ये एक रेखा खींची, दूसरी रेखा इसी के ऊपर हो तो ये जो प्रत्येक बिंदु पे काट रही हैं दोनों रेखाएं, और जिस बिंदु पे रेखाएं आपस में काटें वही इसके हल होते हैं, यानी कि प्रत्येक बिंदु इसका हल होगा। तो यानी कि ये रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी और एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। इनको बोलते हैं समपाती रेखाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर समपाती रेखाएं। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? समपाती रेखाएं होंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, जो मर्जी जिस पॉइंट को उठा लो वही इसका हल अनंत हल है। यदि ये तीनों मान कैसे हो गए? बराबर। पहले वाले में देखा था यहाँ पे बराबर नहीं हो तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मान यदि बराबर हो गया तो फिर इसको चेक किया, ये भी यदि बराबर है तो अनंत हल, संगत समीकरण, समपाती रेखाएं। यदि ये मान बराबर नहीं था तो अद्वितीय हल, संगत समीकरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसमें हम दूसरे में दूसरा पॉइंट लिखें। देखो हमने क्या निकाला था? बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान निकाला था।
और वहां पे क्या देखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो अब क्या करते हैं कि 0 से बड़ा कर देते हैं, ये मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। पहले वाले में 0 बराबर था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर का मतलब 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 था। इस बार क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि बड़ा आए तो फिर आपको क्या बताना है, तो देखो अब कंपेयर, वहां पे भी हल निकल रहे थे पहले वाले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में भी हल निकले ना, यानी दो बात समान आई। तो यहाँ पे भी क्या बात समान आएगी, जो पहले वाले में थी वास्तविक मूल, कैसे मूल, वास्तविक मूल, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, वास्तविक मूल। यानी समीकरण कैसे थे, संगत, और उसमें भी संगत समीकरण थे। इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 या 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। उसमें एकल था, इसमें अनंत हल है, तो हलों में अंतर आया तो इधर मूलों में अंतर आ जाएगा। वहां पे मूल कैसे थे, दोनों ही समान थे, तो यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, मूल है वो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। जो दोनों मूलों के मान निकालेंगे, x का मान 2 निकलेगा, वो दोनों मान अलग अलग होंगे, यानी मूल भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। जब यदि मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 हो तो वास्तविक होंगे और दोनों मूल समान होंगे, जबकि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो फिर मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। इधर से तीनों यदि बराबर हो तो अनंतल संगत समीकरण संपाती रेखा, ये मान बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा संगत समीकरण और अद्वितीय हल, केवल एक ही हल निकलेगा। अब देखते हैं इनमें तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन हमारे पास में क्या है, हमने ये देखा a1 बटा a2 का मान क्या बराबर, ये बराबर नहीं हो तब तो हमने बना दिया अद्वितीय हल का b1 बटा b2, ये मान बराबर हो, लेकिन ये वाला मान है ना c1 बटा c2 का, इस बार ये बराबर नहीं हो तो फिर क्या करें, यानी ये मान बराबर हो, ये मान भी बराबर हो तब तो ये बात कंडीशन बन गई, लेकिन ये भी बराबर इसके बराबर नहीं हो तो फिर कैसे होगा, देखते हैं। तो देखो जब ये मान ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसका कोई हल नहीं निकलता, क्या, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और जब हल ही नहीं होगा तो हम हल निकालेंगे कैसे, हल तो है ही नहीं उसके, ऐसे मन में मर्जी है जो बना दिया, तो उसके जब मान ही नहीं है तो हम निकालेंगे क्या, और मान नहीं निकालेंगे नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है, यानी कोई बिना उद्देश्यहीन बात हो गई। तो फिर हम उनको समीकरणों को कैसे बोलेंगे, असंगत समीकरण, क्या बोल देंगे, असंगत समीकरण। असंगत समीकरण क्यों है, क्योंकि उनके हल नहीं निकल रहे। यदि समीकरणों के हल निकलेंगे, चाहे एक निकले चाहे अनंत निकले, तो फिर समीकरण कैसे होंगे, संगत, लेकिन हल ना निकले तो समीकरण कैसे, असंगत। फिर यदि इनकी ग्राफी निरूपण किया जाए, दोनों समीकरणों से दो रेखाएं बनाए, वो दोनों रेखाएं